चरण जी जैसे और भी बहुत से लोग हमारी दिल्ली में होते, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम और आप उनकी याद को ताजा रखना चाहते हैं, अगर हम और आप उनके उसूलों को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर हम और आप उनके कामों को बाकी रखना चाहते हैं, तो हम उनके उसूल अपनाएंगे, उनके तरीक़ेकार अपनाएंगे, उनकी चीजें अपनाएंगे, ताकि अगर वो ना रहे तो उनकी वो तमाम खूबियां, उनकी तमाम वो अच्छाइयां, उनकी वो तमाम भलाइयां जो श्री रामचरण जी अग्रवाल की सूरत में उनकी तस्वीर उभर कर हमारे सामने आती है, हमारे सामने मौजूद रहे और ये अमर ज्योति बनकर हमें हमेशा के लिए वो रास्ता दिखाए जिस रास्ते पर सच्चाई, मोहब्बत, प्रेम और सदाकत से हम आगे बढ़ें। मैं इन अल्फाज के साथ अपना खराज अकीदत पेश करता हूं। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री HKL भगत से, जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, कि वो अपनी श्रद्धांजलि रामचरण जी को अर्पित करें। इंदिरा जी, पंडित कमलापति जी, डॉक्टर शंकर दयाल जी, अरुणा जी, डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, राधारमन जी और रामचरण जी की पत्नी सावित्री जी और भाइयों बहनों, रामचरण जी के बहुत साल रामचरण जी जिन नेताओं के साथ काम करते रहे, उन्होंने आपके सामने अपने विचार रखे। मैं अधिक तो नहीं कह सकता, करीब 30 साल मुझे भी उनसे कुछ वास्ता नजदीक रहा, नजदीक का, और कुछ उनको मैंने समझा। वो एक विचित्र मिसाल थे। दिल्ली की पुरानी जो ताजीब की मिठास है उसका, और उसके साथ साथ एक अन्याय के खिलाफ लड़ने में बेचैनी का। मैंने एक ही मिनट में उनको बहुत मिठास और प्रेम देखा, और उसी मिनट में किसी काज के लिए, किसी बात के लिए लड़ने की मैंने बहुत जबरदस्त बेचैनी रखी, देखी, और ये संतुलन उन करीब करीब मैंने हमेशा देखा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, जिसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। कभी उन्होंने सौदे की राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी अपना फायदा नहीं सोचा। अक्सर वो मौका परस्ती के खिलाफ, जिसको मौका परस्ती समझते थे, उसके खिलाफ डट के खड़े हो जाते थे। उनको फायदा हो, उनको नुकसान हो, और अक्सर शायद उनको उससे काफी परेशानी भी हुई, बहुत सी कठिनाइयां उन्हें उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने बहादुरी से उन कठिनाइयों को उठाया। और मैंने उस कठिनाई की घड़ी में उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। बात सच्ची कहनी, कड़वाहट से भी कहनी, लेकिन इंसानियत को हाथ से नहीं खोना। मुझे याद है जब मैं पहले कॉर्पोरेशन में था, और मुझसे पहले वो रहे थे डिप्टी मेयर, अरुणा जी मेयर नहीं थी, उसके बाद मैं कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर था, वो कॉर्पोरेशन में मेंबर थे। कई दफा नाराज होते थे, बहुत कड़वे खत भी लिख देते थे, लेकिन साथ आखिर में एक फिक्रा जोड़ देते थे कि खाने के लिए कब आप आ रहे हैं। कभी टेलीफोन पे डांटते थे, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मुझको तो बहुत डांट लेते थे, बहुत जोरों से गुस्से हो जाते थे, लेकिन बात खत्म करने लगते थे, अरे भाई साहब घर में कब आ रहे हैं या मैं कब आ जाऊं। इस प्रकार के इंसान थे, सच्चे इंसान, ईमानदार इंसान, बेधड़क इंसान। और अक्सर मैंने देखा कि वो अकेले चलने की उनकी हिम्मत थी। कुछ यहाँ लोकल कांग्रेस के वो जबरदस्त समर्थक थे कांग्रेस के उसूलों के। शायद बहुत से हम लोग जो कांग्रेस में रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा मजबूत वो समर्थक थे, लेकिन कुछ लोकल कार्मियों ने कभी उनको कांग्रेस के अंदर और कभी कांग्रेस में उनको बाहर रहना पड़ा। लेकिन मैं ये ईमानदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस के चाहे अंदर रहे चाहे वो बाहर रहे, वो पंडित जी के विचारों के हामी थे, उन कदमों के हामी थे। पंडित जी में उनकी बहुत आस्था थी, उनके विचारों में आस्था थी। इंदिरा जी में उनकी बहुत आस्था थी, इंदिरा जी ने जो नीतियां चलाई उनमें बहुत आस्था थी। वो कहीं रहे, किसी समय रहे, चाहे कांग्रेस के अंदर रहे चाहे कांग्रेस के बाहर रहे, लेकिन उन्हें बड़ी बहादुरी से उन कदरों के लिए जद्दोजहद की। बल्कि कई समय ऐसे आए जब मैंने देखा कि शायद कांग्रेस की उन कदरों के लिए हम कांग्रेस वाले इतने जोर से नहीं लड़े जितने रामचरण जी बाहर होके अकेले होके उसके लिए लड़ते रहे। ये उनका बहुत गुण था।
और जैसे अभी मेरे भाइयों ने कुछ कहा, मुझे याद है किस तरह से वो पटरी वालों के लिए जोरों से लड़ते थे, खूंचे वालों के लिए लड़ते थे, शहर को अच्छा करने के लिए उसके सवालों के लिए लड़ते थे, गरीब लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जो खाकर हैं उनके लिए, जो दलाली का काम करते हैं छोटे छोटे लोग, बड़े लोगों का उनका ध्यान बहुत कम होता था, छोटे लोगों की तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाता था। लेकिन ऐसा दिल्ली शहर पे उनकी नजर रहती थी, पुराने शहर पे और सारी दिल्ली पे। लेकिन मेरे राय में मैंने जब भी कभी उनसे बात करी, उनकी नजर सारे हिंदुस्तान की राजनीति पे रहती थी, उसकी तस्वीर पे रहती थी। अगर हम पिछले आजादी की लड़ाई से पहले, आजादी की लड़ाई के जमाने से सोचें और बाद में सोचें, तो राम से कोई मौका शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं है जिस मौके में कोई मोड़ आया, कोई नाजुक मौका आया जिसमें रामचरण जी और कूद के कुर्बानी करने के लिए आगे नहीं आए। कोई मौका अगर हम 30 साल का देखें या उससे पहले का देखें, तो एक बेचैन आत्मा जो अन्याय से लड़ने के लिए और राजनीतिक जब उथल पथल होती थी और जो सच्ची बात होती थी उसके लिए समर्थन में आ जाते थे बिना किसी चीज में आए हुए। मैं बहुत समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि अगर रामचरण जी आज जिंदा होते, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उनके उसके जज्बे की, उस ईमान की, उस सच्चाई की, उस हिम्मत की, उस एक ताकत से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की, उसके लिए बलिदान करने की, मैं समझता हूं अगर रामचरण जी होते तो शायद हम पीछे होते और रामचरण जी हम सबसे आगे होते। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है कि रामचरण जी ने जो कुछ एक रास्ता दिखाया उसको पकड़ के हम सबको, शहर वालों को और बाहर वालों को चलने की जरूरत है। दिल्ली शहर ने बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किए, जो कुछ तो चले गए, कुछ हमारे बीच में बाकी हैं, और उन्होंने दिल्ली को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छा काम किया। मुझे खुशी है कि उनके परिवार ने उस ट्रेडिशन को, उस रास्ते को जो रामचरण जी ने एक अपनाया था, उसको कायम रखा है। और उन्होंने भी हर समय, उन्होंने, उनके घर वालों ने, उनकी पत्नी ने, उनके सपुत्र ने उसी रास्ते को अपना के बड़ी बहादुरी से चलने की कोशिश की है। मैं विश्वास करता हूं कि आज रामचरण जी की याद में इकट्ठे होने पर हम सब लोगों को कुछ बल मिलेगा, और जो कर्तव्य हमारा है अपने देश की तरफ, उसको मजबूत करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसमें हम रामचरण जी की याद से कुछ बल लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। खास कर रहा हूं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से, जिनसे आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। वो हमारे कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं और हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार में वजीर भी रहे हैं, कि वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित कमलापति जी, अरुणा जी और बुजुर्गों और साथियों, आप सबके मुकाबले मेरा तो संबंध लाला जी से कुल 10 बरस का है। मेरी उनसे पहले मुलाकात सन 1968 में हुई थी। जब पहले मिला तो उस वक्त कोई बात के लिए वो आए थे, यहाँ का मसला था। पहली बात में ही ये लगा कि ये आदमी साफ अपनी बात कहने वाला और उस पर डटने वाला है। उसके बाद फिर मालूम हुआ कि किस तरह से वो आजादी की, जंग आजादी में उन्होंने काम किया था, और फिर करीब आते गए, और पूरे इन 10 सालों में मैंने देखा कि उनमें तड़प थी काम करने की। जैसा अभी कहा गया, इंसानियत उनमें भरपूर थी। जैसा कहा गया, जो हमारे भारत की पुरानी संस्कृति थी, जिसके ऊपर तरफ इशारा हुआ, या जिसको हम दिल्ली की तहजीब कहें, ये जो हमारा कंपोजिट कल्चर कहें, जो एक सबको लेकर बजाय कानून या सोचने के, वो सोचने का ढंग बन जाता है। हर भारतीय को अपना साथी मानना, जिसमें हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं रहता, मजहब का फर्क नहीं रहता, बल्कि इंसानियत की बात आ जाती है, वो बात उनमें थी। और मुझे अब तक याद है, जब उनकी देहांत हुआ, मैं वहां था श्मशान में। मैं तो एक तरफ खड़ा हुआ था, जरा दूर हट करके, क्योंकि आखिर तक ठहरा था। बहुत से लोग
दिल्ली के मिले खड़े थे, वो भी कईयों ने एक ही बात कही, अब रामचंद्र जी के जाने के बाद हम गरीबों को कौन पूछेगा। ये बात मैं जानबूझकर कहना चाहता हूं, ये भावना नहीं रहना चाहिए। हम जो लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, हमारा यह फर्ज बनता है, ये असल में सही इजहार अकीदत होगा कि हम ये देखें कि जो पुरानी हमारी दिल्ली के गरीब लोग हैं, उनकी मुसीबतों में जिस तरह रामचंद्र जी काम आते थे, उस तरह से हम लोग उनकी कमी को थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करें। उनकी जहां तक कि कांग्रेस के प्रति आस्था है, सिद्धांतों के प्रति आस्था है, उसमें तो कहीं संदेह का सवाल नहीं पैदा होता। अभी जैसा कहा गया, ये भी उनका पहलू मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। वो नेहरू और नेहरू परिवार से, जिसको कहना चाहिए बेतहाशा लगन थी, मैं ये कह सकता हूं कि वक्त पड़ने पर वो उन लोगों में थे जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उनके मन में थी कि ये खानदान, ये गरीबों के लिए है, देश का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो बात पंडित जी के साथ उनका पुराना संबंध था। इंदिरा जी के लिए जब भी कभी बीच में बात आती थी, वो बराबर कहते थे। हाँ, उनकी एक बात जरूर थी, वो अपनी बात खुले तरीके से कह देते थे। मैंने कई बार उनको मशवरा भी दिया, क्योंकि जब वो करीब आ गए थे, मुझसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, और मैं तो जो आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, उन सबके लिए मेरी उनकी इज्जत मेरे दिल में बसी हुई है। फिर भी मैंने एक आध दो बार उनसे कहा कि आप क्यों इन झगड़ों में पड़ते हैं, इससे तो नुकसान होता है। कहने लगे, नुकसान और फायदा तो होता रहता है, सही बात तो मैं कहकर रहूंगा। उसमें वो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे मौके आए जब मैंने कहा कि ये चीज को आप क्यों लेकर चलते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। कहे फायदा नुकसान नहीं, ये बात सही है, मैं इसको कहूंगा। और मैंने देखा कि इन सालों में उनको नुकसान हुआ, और वो बात बिल्कुल सही है। वो किसी पद को चाहते नहीं थे, उन्होंने कभी किसी जगह आने की ख्वाहिश नहीं जाहिर की। दूसरों की सिफारिश तो करते रहते थे बराबर, लेकिन अपने लिए उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबों के लिए दर्द की बात है, वो तो बेतहाशा है। लोगों से लड़ देने की, गुस्सा हो जाने की बात है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाते थे। क्योंकि जब मिलने के बाद एक आध बात शुरू में मुझे लगा कि ये तो बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है। मैंने कहा आप तो बुजुर्ग हैं, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। तो कहा नहीं, मैं दिल में धोए रखता हूं। तो बात आई, मैंने कह दी। पुरानी दिल्ली के मैं जब भी मैं गया, मैंने देखा वहां के हर कांग्रेस के काम में वो लगे रहते थे, लोगों के काम में लगे रहते थे। जैसा अरुणा जी ने कहा, हमारे ये बुजुर्ग आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले कम होते जा रहे हैं, और जरूरी है कि हमारे नौजवान वो उसूल, वो बातें, वो जज्बा लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि उसी में भारत का भविष्य है। आज ये जरूरत है, क्योंकि गरीबों के मसाइल, हरिजनों के प्रश्न, ये आजादी के इतनी बरस बाद भी हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कुछ उभर कर आ रहे हैं, बढ़कर आ रहे हैं। और उसके लिए अगर सवाल हमको आपको दिल को टटोलना पड़ेगा कि क्या अगर हम रामचंद्र जी की तरह से कुछ अपने दिल में वही जज्बा लेकर उठ खड़े हों, तो क्या ये चीजें चल सकती हैं। मुझे मेरी यह मान्यता है कि एक बार दिल्ली के नागरिक तय कर लें कि इन चीजों को नहीं चलने दिया जाएगा, तो ये चीजें रुकेंगी। अगर हम ये तय कर लें कि लोगों का दमन, लोगों के जुल्म जाति हरिजनों पर नहीं होने दी जाएगी, तो नहीं हो सकेगी। हम ये तय कर लें कि फिर जो चीजें उभर रही हैं वो न उभरें, तो न उभर पाएंगी। ये उनकी गैर हाजिरी में उनकी जगह को पुर करना हमारा सबका काम है। अभी भगत जी ने कहा, उसके पहले खुर्शीद आलम साहब ने कहा उनके बच्चों के बारे में, वो तो काम कर ही रहे हैं, खासतौर से जोर से काम कर रहे हैं। मैंने देखा, मुझे खुशी हुई कि वो उनकी जगह पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि हम सबको करना है, सबको मिलकर काम करना है, और आज उसकी जरूरत में कुछ महसूस करता हूं, कुछ ज्यादा है। आज मुझे उनकी खामी कुछ ज्यादा खटक रही है। सोचता था बैठा हुआ कि वो होते तो शायद इस वक्त कुछ और जोश से, कुछ और जोश भरते हमारे कामों में, जो जनता के, गरीबों के काम हैं उनमें। इन शब्दों के साथ मैं उनके लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब कोशिश करेंगे और वो नक्शा जो आजादी के इन लोगों ने अपने दिल में संजोया था वो न देख सके हों, हम कम से कम देख पाएं, कम से कम ऐसा भारत बन सके जिसमें शोषण न हो, गरीब उठ सकें, ये जो जिनके मसाइल वो उठाते थे उनके मसाइल हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं राष्ट्र नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से, जिनसे आप पूर्ण रूप से परिचित हैं, राज्यसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो इस मौके पर बहनों और भाइयों, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस सभा में उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला, जिसमें कि ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं कि इसका जीवन देश की सेवा में समर्पित था। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये स्वच्छ सभा आज संयोजित की और हम सबको इसमें आने का अवसर प्रदान किया। लाला रामचंद्र अग्रवाल जी, उनके गुणों का इतना वर्णन आपके सामने हुआ है और दिल्ली के लोग जो उनको जानते थे वो अच्छी तरह से समझते भी हैं कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या गुण थे और कितनी उनके में निष्ठा थी। वो देश सेवक थे, कांग्रेस के भक्त थे, सबसे बढ़कर के उत्तम प्रकार के व्यक्ति थे और समाज सेवक थे। उनके कार्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक था। बहुत बचपन में ही उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा का काम शुरू किया और बराबर गांधी जी के और जवाहरलाल जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला, जो संग्राम हुआ, उसमें हर बार हर मौके पर वो शरीक रहे, जेल की यातनाएं भी सही और दृढ़तापूर्वक राष्ट्र के उत्थान का काम करते रहे। पर उनके कार्य की इतनी ही परहेज नहीं थी। दिल्ली की जनता के हृदय में उनके लिए कितना आदर था, कितना प्रेम था और सबसे बढ़कर के उनके ऊपर कितना विश्वास था, इसका प्रमाण आज इस सभा में आप लोगों की उपस्थिति से लगता है। कोई सार्वजनिक सेवी हो, उसे और क्या चाहिए? सबसे बहुमूल्य पदार्थ जो कहीं समाज सेवी के लिए होता है जीवन में, वो ये होता है कि जिसकी सेवा करता हो, जिसके जीवन में घुल मिल गया हो, जिसके दुख में उसको दुख होता हो, जिसके खुशी में उसे खुशी होती हो,
उस व्यक्ति पर जनता का और उन लोगों का विश्वास हो, नैतिक विश्वास जिनकी वो सेवा करता है। सार्वजनिक जीवन का यही पारितोषिक है। और लाला जी जिस तरह से दिल्ली में यहाँ की जनता की सेवा करते थे, विशेष करके जैसे गरीबों की सेवा करते थे, जो लोग दबे हुए थे उनकी सेवा करते थे, किसी के प्रति कोई अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए जिस प्रकार खड़े हो जाते थे, दिल्ली की जनता के हृदय में उनके इन गुणों के कारण बड़ा भारी स्थान हो गया। आज वो स्थान रिक्त हो गया है। और उन्होंने ठीक कह रही थी कि हमारी एक पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वो एक पीढ़ी के व्यक्ति थे, जो पीढ़ी ऐसी थी जिसने देश के स्वाधीनता के संग्राम में तो हिस्सा लिया ही, लेकिन देश की जनता के सारे सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए सदा अग्रसर रहता था। स्वयं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, समाज की निस्वार्थ सेवा, नैतिक सेवा, निर्भय होकर के, निडर होकर के उन बातों के लिए खड़ा होना जिसमें अन्याय दिखाई पड़ता हो, किसी गरीब के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता दिखाई देता हो। वो एक पीढ़ी थी गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में देश में ऐसी विशेषताएं आई, कैसे व्यक्तित्व उत्पन्न हुए। लाला रामचंद्र जी ने यहाँ के पुराने नेताओं के साथ काम किया, देशबंधु गुप्ता जी के साथ, आसफ अली साहब के साथ, अरुणा जी के साथ, इन लोगों के साथ काम करने का उनको अवसर मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनके गुणों की स्मृति हमारे में है। हमारी श्रद्धांजलि तो सबसे बड़ी यह होगी कि यदि हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो समाज का सेवा करता हो, सार्वजनिक जीवन में हो, उसके लिए तो और भी अधिक आवश्यक है कि अनुकरण करे रामचंद्र जी का, और रामचंद्र जी से शिक्षा ग्रहण करे और वो स्थान प्राप्त करने की चेष्टा करे जनता के हृदय में, जो एक सार्वजनिक सेवी को मिलना चाहिए। हम तो उनके प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिसने देश की सेवा में सारा जीवन लगा दिया हो, समाज की सेवा में निरंतर लगा रहता रहा हो, सेवा ही जिसका धर्म हो और जिसका ईश्वर हो, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने से जो श्रद्धांजलि अर्पित करता है उसका जीवन बहुत होता है। आप सब लोगों के साथ लाला रामचंद्र अग्रवाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में उन गुणों का समावेश करें जिसके प्रतीक थे लाला रामचंद्र जी, ताकि हम भी देश की सेवा के मार्ग में, राष्ट्र की सेवा के मार्ग में जनता का विश्वास प्राप्त कर सके और उनकी सच्ची सेवा कर सके। इन शब्दों के साथ लाला जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति देंगे कि वो पुण्यात्मा थे, उनके गुणों का कुछ समावेश हम लोगों के जीवन में भी हो, ताकि हम भी एक उपयुक्त प्रकार से देश की और समाज की सेवा कर सकें। हमारे देश की नेता, एकमात्र नेता और गरीबों की और दुखियों के सहारा और पीड़ितों की आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उनके श्रद्धांजलि की आवाज सुनेंगे। पहले इससे तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि फूलमाला रामचरण जी के चित्र पर अर्पित करें और उसके पश्चात अपने विचार हमारे सामने रखें। इंदिरा जी के और रामचरण जी के संबंध भी बहुत पुराने थे। जैसा कि आपको बताया गया, रामचरण जी नेहरू परिवार के एक अनन्य भक्त थे और सब प्रकार के तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए भी और किसी किस्म की कोई इच्छा अपने सामने रखते हुए नेहरू परिवार के वो हमेशा वो रहे, पैरोकार रहे, उनके अंदर उनके समर्थक रहे और उन्होंने कभी भी कोई ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया कि जब इस परिवार के जो बड़े बड़े सिद्धांत थे, जो असूल थे और जिनके पीछे परिवार चलता रहा है, उसके लिए आत्मसमर्पण न करें। मैं अब उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो फूलमाला अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज हम सब के लिए एक शोक का दिन है। मैं दिल्ली की रहने वाली तो नहीं थी और लाला जी से मिलना आज़ादी के बाद ही हुआ। हमने सुना यहाँ पे उनके गुणों के बारे में भी सुना। कुछ लोगों ने कहा कि गुस्सा था, कुछ लोगों ने कहा था जिद थी। ये कोई चित्र मेरे सामने नहीं है। मैं तो यही जानती थी कि कोई भी काम जब होता था और उस समय बहुत बरसों तक नई दिल्ली तो एक मरी सी बेजान जगह थी। जो कुछ होता था वो पुरानी दिल्ली में ही होता था और उसके लिए लाला जी हमेशा सबसे आगे और सबसे तैयार रहते थे। मेरे सामने जब भी आए तो मैंने देखा कि कितने नम्रतापूर्वक वो दूसरों से भी बात करते थे और किसी भी प्रश्न का सामना करते थे। जब भी हमारे सामने कोई कठिनाई थी, कोई दुख था, तो उसमें वो शामिल होने को आते थे। और जो मेरा अनुभव है, मैं मानती हूँ कि वैसे हजारों और दिल्ली निवासियों का होगा। दुनिया का और जीवन का नियम ही है कि जो आता है वो जाता है। परिवर्तन हर समय होता रहता है। कुछ पुरानी चीजें तो तार जैसे इतिहास के अलग अलग युगों को बांधी रहती हैं, लेकिन युग आती हैं, जाती हैं, संस्कृति बदलती है और हम ऐसे जमाने में हैं जो वो पुराना युग खत्म हो रहा है। और जैसे कि कई लोगों ने कहा कि उस जमाने के, उस वक्त की जो संस्कृति थी, तहजीब थी, वो एक इतिहास की बात हो गई है। बहुत कम लोग, शायद कोई भी नहीं रहा हो, बहुत कम रहे हैं जो उसको, उसके प्रतिनिधि आज हो सकते हैं। एक एक करके वो चीज जा रही है और क्या नया जमाना होगा उसकी हमें झलक भी नहीं मिल रही है। एक तरह से दो जमानों के बीच में हम हैं। इसके माने नहीं है कि जो गए उनका महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से, चाहे हमें आज न भी दिखे, एक बुनियाद बना के गए हैं अपने चरित्र से, अपने कार्य से, अपने व्यक्तित्व से। और लाला जी का दिल्ली में तो बहुत बड़ा स्थान था, कांग्रेस में बहुत बड़ा स्थान था, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा स्थान था। यहाँ मैं बैठी तो बैठी हूँ और
मुझे लग नहीं रहा था कि वो नहीं है हमारे बीच में। कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो भी उठने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग ऐसे निकट आते हैं और इतने काम में एक तरह से दूर से जाते हैं, वो कभी जाते नहीं। जब तक कोई भी उनको याद रखने वाला है, जब तक उनके काम को कोई जानने वाला है, तब तक तो हमारे बीच में वो हुए हैं। और हमारे इतिहास में भी उनकी खासतौर से दिल्ली के इतिहास में भी जगह हमेशा रहेगी। कोई चला जाता है तो उसकी चोट लगती है, उसका दुख होता है, ये तो स्वाभाविक है और उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी देखने का होता है कि बाद का दुख देखें या पहले की जो खुशी थी उसको देखें। कि जब वो व्यक्ति दुनिया में था तो उस वक्त हमें उसे पहचानने का जो सौभाग्य मिला, उसका वो भी वो चीज है जो याद रखने की है। वो दुख को मिटा नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो चले तो वो दुख में भी कुछ शक्ति आ जाती है, क्योंकि दुख से आदमी दब भी सकता है, कमजोर भी हो सकता है और कभी कभी दुख से कुछ ताकत भी प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम दूसरी चीज को याद रखें कि विशेष करके उनके परिवार के लोगों से मैं कहूंगी, और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू से ही दुख को भूलते हुए या दुख को सहन करने के लिए वो काम में कूद पड़े। तो वो इस चीज को, इस चित्र को सामने रखें कि किस प्रकार के वो मनुष्य थे, कैसा उन्होंने काम उठाया और एक हल्केपन से उठाया। जैसे बोझ भी उठाते थे तो कभी उन्होंने ये दिखाया नहीं कि बोझ है और उसके नीचे दब रहे, जैसे कोई मामूली बात है, ये तो होते ही है रोजमर्रा का, उस तरह से करते थे। मेरा उनका एक अजब सा रिश्ता था, क्योंकि शुरू से उनको कुछ याद था कि या सुना था कि मैं बहुत छोटी थी और दिल्ली आती थी तो कैसा मेरा जीवन था या क्या अनुभव थे, और उनकी कोशिश होती थी कि वो चीज हमेशा मेरे सामने रखें। तो मुझे मालूम नहीं कि हमारे आयु में कितना अंतर है, लेकिन जब मैं उनके संग रहती थी मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, और वो सब बचपन की चीजें सामने वो कोशिश करते थे कि मुझे याद आए और शायद उससे कि मेरा बोझा भी कम हो। तो एक दिल्ली के एक विशेष नेता और नागरिक थे जिन्होंने अपना छाप यहाँ के राष्ट्र जीवन में रखा। केवल लाला जी जाती नहीं रहे, वो दिल्ली भी जाती रही है। अब वो पुरानी दिल्ली जो थी, जो मुझे तो केवल अपने बचपन की याद है, यहाँ बहुत से लोग हैं उनको बाद की भी याद है, वो दिल्ली अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती। केवल व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, भाषा, रहन सहन, हर एक चीजें बिल्कुल बदल गई है। बहुत सी जातियां यहाँ पे आई हैं, बहुत से ऐसी बातें हुई हैं जिसमें इसका एक जो व्यक्तित्व, अब एक नया व्यक्तित्व निकल रहा है, लेकिन वो पुरानी दिल्ली जो थी और जिसकी खूबसूरती भी थी, खासियत भी थी, वो चीज एक जाती रही है। हमको देखना है कि किस तरह से उसकी याद ताजा रखी और उसी के संग लाला जी जैसे जो पुरुष थे, जिसका हमारा सौभाग्य हुआ कि उनको जानने का, पहचानने का मौका मिला, उनकी याद भी इसी तरह से ताजा रहेगी। तो मैं यहाँ लंबा भाषण तो करना नहीं चाहती। हम सबों को एक ही विचार ने यहाँ एकत्रित किया है, और वो ये कि हम उनके परिवार के संग एक दफे फिर अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करें, विशेष करके सावित्री देवी के साथ। बहुत हिम्मत से उन्होंने इसका सामना किया है, और अपनी श्रद्धांजलि हम लाला जी की याददाश्त को अर्पित करें। अब इससे पहले के राष्ट्रगान हो, नेशनल एंथम,
मैं विशेषकर इंदिरा जी का और जितने भी वक्तागण हैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने समय निकालकर इस मौके पर हमारे स्मृति दिवस की शोभा बढ़ाई और ये जानते हुए भी कि इंदिरा जी कुछ स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं था आज, लेकिन उन्होंने इतना समय यहाँ दिया और इतने उत्तम विचार हमारे सामने रखे। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और कृतज्ञ भी हूँ। अच्छा, तो अब राष्ट्रगान को हम छोड़ देते हैं और ये सेवा विसर्जित होगी।